जा रहे हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 18। अभी तक हमने 1 से लेके 17 तक बहुत अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। होपफुली आप हमेशा नए पेज पढ़ने से पहले पुराना पेज को एक बार बस आंखों के नीचे से गुजार लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारी चीजें है ना, बार बार बहुत सारी चीजें होती है एक पेज के अंदर में, तो बार बार आपकी आंखों के नीचे से जाएगी, तो उतनी ज्यादा नेक्स्ट टाइम आपको कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो, लास्ट टॉपिक जो था हमारा प्रमेय। अब बिना स्क्रीन पे देखो, बताओ मुझे प्रमेय के टाइप्स कितने होते हैं, कौन सा ओबेसिटी वाला होता है, क्या वो अपत्य निमित्तज है, कौन सा कृच्छ साध्य है। सॉरी, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने देखे थे कि उसके 20 टाइप्स है। 20 टाइप्स को क्या उसका क्लासिफिकेशन था, ठीक है। और कौन से आचार्य ने कौन सा प्रमेय की संख्या नहीं मानी थी। मैंने बोला है कि आपको बेसिक कौन सा बना के चलना है। हमारा जो मेन रहेगा वो रहेगी हमारी चरक संहिता। तो चरक संहिता में कौन से आचार्यों का मत सिमिलर नहीं है। आचार्य वाग्भट ऑलमोस्ट सिमिलर लेके चलते हैं, जहां पर हमें वातज और पित्तज की बात आती है। सिर्फ कफज में दो मत भिन्नताएं मिलती हैं उनकी, कि वो सुश्रुत की तरह मान लेते हैं। सिर्फ शीत में व लाल में को चरक जैसे मानते हैं, बाकी सब सुश्रुत जैसे मानते हैं। तो ये सारी, और हमें एक बोला था हमने भस्म में का वर्णन किया था ना। भस्म में किसने माना, भ से भस्म में, भ से भेल, ठीक है। ये सारी चीजें देखो मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, लेकिन आपको रिवीजन खुद से भी करते रहे चलना है, ठीक है। जितना अच्छा हमारा रिवीजन रहेगा उतनी ही हमें रिकॉलिंग पावर। देखो क्वेश्चंस मैं बीच में पूछती जाऊंगी, और 1 से लेके 10 तक की रिवीजन साइकिल एक बार अगर मैंने पढ़ा है तो उसको 2 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर आ जा रहा है फिर कोई बात नहीं, 1 से 10 को नहीं ध्यान देना है, ठीक है। महीने के अंत में जैसे 30 तारीख एक डेट बना लो कि 1 से 10 तक हमें देखना है, बाकी फिर नहीं जरूरत पड़ेगी उसकी हमें, ठीक है। अब हमारे वात देख लिया था, पित्त देख लिया था। अब प्रमेय की सबसे पहले हमने देख लिया कृश को होता है और स्थूल को होता है, फिर कैसे कौन सा सहज है, कौन सा अपथ्य निमित्तज है, ठीक है। अब प्रमेय हो रहा है तो प्रमेय की कॉम्प्लिकेशन में प्रमेय पीड़िका आ जाती है। तो किस आचार्य ने प्रमेय पीड़िका की संख्या क्या मानी है, और अगर यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा है लेकिन आपको नाम और उसके स्पेसिफिक फीचर्स जो प्रमेय पीड़िका के हैं, कि हाँ हम कैसे पहचानेंगे कि प्रमेय पीड़िका ये वाली है, उसके कौन से लक्षण है कि हमें पता चलेगा सराविका है, कृच्छ्रिका है, जलानिका है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। प्रमेय पीड़िका हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो प्रमेय पीड़िका हेडिंग तो है कि चिकित्सा, ठीक है। पहले संख्या देखते, आचार्य चरक इसकी संख्या 7, सुश्रुत और वाग्भट इसकी संख्या 10, और काश्यप की यहाँ 7 लिखा हुआ है लेकिन 7 नहीं, उसको 8 कर लो, क्योंकि उन्होंने 7 के जैसे एक एक्स्ट्रा मानी, दैट इज अरुंशिका, ठीक है। और भोज की 9, तो इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। आचार्य चरक की 7, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट की 10, काश्यप की 7 और भोज की 9, ठीक है। इसमें कोई नंबर आपको याद करने, जब हम चरक चिकित्सा पढ़ते हैं तब हमें ये मिल जाती है कि प्रमेय पीड़िका कितनी है, शराविका, कृच्छ्रिका, जालिनी। देखो जो ऐसी चीजें रहती है ना जिसमें बहुत ज्यादा सीक्वेंस ऑफ नाम था, जैसे कि हमने जब आचार्य सुश्रुत द्वारा जो जलोका का वर्णन है, 12 जलोका, तो हमने भी जब भी उसका वर्णन किया था तो मैंने हमेशा ये बोला आपको पिछली वाली ज्यादा याद रखनी। जब कर्णपाली का बंधन हमने पढ़ा था तो मैंने बोला था फर्स्ट से स्टार्टिंग रख लो। इससे क्या होता है, एक तो हमारा सीक्वेंस नहीं बिगड़ता, दूसरी बार हम जब भी दूसरा पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट वाला रिवाइज करते, जब भी हम तीसरा पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट और सेकेंड रिवाइज करते हैं। अब हम यहाँ पे, अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, दो तीन बार मेरे मुंह से निकल गया, शराविका, कच्छपिका, जालनी, अलजी, विदिता, विद्रदी। सर कौन सा छूटा बता दो, कमेंट करके बताओ कौन सा छूटा, एक छूटा छोड़ गया बीच में, है ना। वैसे उसकी दोषिक डोमिनेंस भी इंपॉर्टेंट है, जब हम संहिता का वो पोर्शन पढ़ेंगे तब हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे लेके चलते हैं, नहीं तो एक एक पॉइंट में अगर आप सब जान जाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको छोटा करते। नंबर याद हो गया। अब आचार्य चरक इसकी साध्यता, साध्यता के लिए क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये शस्त्र साध्य है, और आचार्य सुश्रुत उसमें क्या क्या इंडिकेशन दिया। देखो प्रमेय पीड़िका में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, दैट इज नवायस लॉ। क्योंकि नवायस लॉ का यहाँ पर तो आचार्य सुश्रुत ने बोल दिया कि प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा में इसका वर्णन है, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि चरक में नवायस लॉ का कहाँ पर वर्णन है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, पांडु में इसका वर्णन है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब कौन कौन सी चीज है, धन्वंतर घृत का प्रयोग है, नवायस लो है, और लोह अरिष्ट का प्रयोग। पीड़िका की अवस्था अनुसार औषध या शस्त्र साध्य हो सकती है। आचार्य चरक ने तो उसे सिर्फ और सिर्फ बोल दिया शस्त्र साध्य होगी, लेकिन आचार्य शिष्य बोलते हैं कि ये 3 चीजें आप यूज करें, ठीक है।
धन्वंतर घृत, धन्वंतर घृत, क्योंकि जब हम प्रमेय पीड़िका पे स्पेशल चैप्टर, डेडिकेटेड चैप्टर आचार्य सुश्रुत ने ही दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका डिटेल्ड वर्णन भी मिल जाता है कि कौन कौन से उन्होंने योगों का वहां पर वर्णन किया है। ठीक है, कुष्ठ की संख्या वाला हम ये पोर्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये वाला भी पोर्शन देख लिया था हमने कि कौन से आचार्य ने कौन सा कुष्ठ को कहाँ माना है। ठीक है, ये सिर्फ आपके एज ए क्वेश्चन होने चाहिए, यहाँ पर स्क्रीन पे बिल्कुल मत देखना। ठीक है, कि किस आचार्य ने किसको कहाँ माना है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लैरिटी लेते हैं, चलो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इनको हमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुष्ठ की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, अब नंबर वाइज याद रखते हैं। आचार्य यहाँ पे है ना, सुश्रुत काट दो, आचार्य चरक का है ये। आचार्य चरक बोलते हैं कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्धम और काकड़ा। नंबर कैसे याद रखना है, हमेशा फोर्थ वाले से जाने से पहले फर्स्ट तीन के नाम आने चाहिए। कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्धम और काकड़ा। अब इसमें दोषिक डोमिनेंस भी इसी तरीके से रहेगी। पहला हो गया कपाल वातज, फिर औदुंबर पित्तज, मंडल कफज। अब द्वंद्व दोष की वर्णत आएगी, तो ऋषजीव, ऋषजीव में जाएगा वातपित्त, पुंडरीक, और एक और चीज कल हमने पढ़ी थी जो कि था पुंडरीक, पी के। अब बताओ कौन सा था। अब चलो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे आप, तो मैं बता दो ज्वर का कौन सा भेद था, तृतीयक ज्वर का पीके कौन सा भेद था। देखो किस स्थानगत था, आ रहा है याद, नहीं आ रहा तो बड़ी डिफिकल्ट चीज है, आना चाहिए यार। मैंने इजीली आपको बताया था कौन सा सिरा है, त्रिक है, पृष्ठ है। त्रिक टेढ़ा चल रहा है, पीके चल रहा था ना, सिर की बात है तो वात पित्त हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा फिर, वात और कफ। ये सारी चीजें रिवीजन में लेते चलनी है ना, अगर मेरे साथ पढ़ोगे बस उतना पढ़ लो, एक काम करो आप इतना तो पढ़ो, गोविंद पारेख पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस आपके लगते ही रहने चाहिए, है ना। वातज, वात पित्त कौन सा हो गया, पित्त कफ कौन सा हो गया, और सिद्ध, इसकी दोषिक डोमिनेंस भी। ठीक है, क्योंकि आचार्य ने इसे यहाँ पर कहाँ पर लिया है, ये हमारे कौन से 7 कुष्ठ है, हमारे महाकुष्ठ है ये, है ना। और क्षुद्र कुष्ठ कहाँ आएंगे, क्षुद्र कुष्ठ कितने हैं। ठीक है, और कौन से को सिद्ध को यहाँ पर हमने इसको ले लिया महा में, आचार्य सुश्रुत इसको क्षुद्र कुष्ठ की संख्या देते हैं। ठीक है, तो दोषिक डोमिनेंस हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इस पोर्शन को देखो, इसके ऊपर लिख लो सुश्रुत, क्योंकि ये जो यहाँ होना चाहिए ये वाला सुश्रुत यहाँ है। तो आचार्य सुश्रुत ने अरुण वर्ड का यूज किया, दैट इज वाताधिक्य। पुंडरीक और द्रद्रु जो है श्लेष्म अधिक, और बाकी जितने भी है वो सारे हो जाएंगे हमारे पित्ताधिक्य। मतलब दोषिक डोमिनेंस चरक का हम नेम वाइज याद रखेंगे, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्धम और काकड़क। और सुश्रुत की जैसे कि हमारी उसकी ट्रिक है शर्मा। ठीक है, अभी सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, डिकोड हम कब करेंगे सुश्रुत में, नहीं तो ये जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब क्षुद्र कुष्ठ की संख्या देख लेते हैं आचार्य चरक अनुसार। उन्होंने यहाँ पर भी दोषिक डोमिनेंस के साथ से कंप्लीट किया है उसको। पहले जो हमारे 5 हो जाएंगे, दैट इज एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिव, विपादिका, अल्सक। मेरे साथ ही बोलो, एक कुष्ठ, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिव, विपादिका, अल्सक। एक कुष्ठ, चर्माक्षी या चर्म कुष्ठ भी बोल सकते हैं, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिव, विपादिका, अल्सक, ये हो जाएंगे वात कफज। पित्त कफज कौन से, दृदु, चर्मदल, पामा, विस्फोट व सतारू, ये कौन से हो जाएंगे, पित्त कफज हो जाएंगे। और एक अकेला विचर्चिका हमारा कफज है, एक अकेला विचर्चिका हमारा कफज है। बहुत सारी अगर चीजें लग रही तो थोड़ा स्लो स्लो लो चीजों का, है ना। अगर बहुत सारी लग रही, अगर पहले का पढ़ा हुआ तो फास्ट लिख सकते हो चीजों को, अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, अगर हम उसको सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं तो हम फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे। अगर आप संहिता से ये पोर्शन कवर करके आए हो तो आप फास्ट जल्दी जल्दी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा स्लो लेके चलेंगे। ठीक है, अभी तक हमने उसके पहले संख्या जानी, फिर दोषिक नाम जाने, और फिर उनमें दोषों में कौन सा डोमिनेंस है। पहले महाकुष्ठ हमेशा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्षुद्र कुष्ठ पे आएंगे। पहले भी मेजर मेजर पोर्शन कंप्लीट करते हैं ना हम, ऐसे तो नहीं कि एकदम से विमर्श में चले जाते हैं फुल। ठीक है, यहाँ पर आचार्य सुश्रुत का देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत में अभी तक हमने दोषिक डोमिनेंस के मेनली 3 पॉइंट देखे थे। क्या था बताओ, अरुण को क्या बोला था, अरुण किसका कलर होता है, अरुण कलर से ही हमें याद रखना है। अरुण और कृष्ण हम वात के कलर देते तो ये वातज हो गया। ठीक है, पुंडरीक, प से पुंडरीक, पर यहाँ प से पित्तज नहीं कर देना, क्योंकि पित्तज ही उन्होंने सबसे अधिक माने हैं। ठीक है, पित्तज उन्हें कैसे माने, सबसे अधिक माने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आचार्य सुश्रुत के कफज कौन से हैं। दैट इज एक कुष्ठ, रक्षा, महाकुष्ठ, अरुषक व सिद्म। एक कुष्ठ,
देखिए इन सबको ऐसे डिको, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि सिद्म को कहाँ माना है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पहले क्षुद्र कुष्ठ पढ़ रहे हैं ना, महाकुष्ठ के तो हमने 3 ही पॉइंट पढ़े थे। तो यहाँ पर आचार्य ने इसे कफज डोमिनेंस माना है, और वहां हमने कौन सा पढ़ा था बताओ, वात कफज पढ़ा था आचार्य चरक अनुसार, और कफज पढ़ रहे हैं हम आचार्य सुश्रुत अनुसार। सिद्म को आचार्य चरक ने महाकुष्ठ की संज्ञा दी, और सिद्म को आचार्य सुश्रुत ने क्षुद्र कुष्ठ की संख्या दी। और उसकी ट्रिक क्या है, हमारा एस कर दो सिद्म को, ए कर दो अरुणशक को, आर कर दो रक्षा को, एम कर दो महाकुष्ठ को, और ए कर दो एक कुष्ठ को। ठीक है, तो वर्ड को थोड़ा जंबल ठीक करते हुए हम लिखेंगे शर्मा। ठीक है, कफज है, कफज मतलब जो शर्मा अंकल है हमारे मोहल्ले के, वो कैसे हैं, थोड़े मोटे हैं, और उनको क्या हुआ है, क्षुद्र कुष्ठ हुआ है। अब जब भी अगर आपके मोहल्ले में कोई शर्मा अंकल हो आस पड़ोस में, तो उनको देखना एक बार, और उनसे उनको जैसे ही देखोगे एक बार शर्मा अंकल को, तो वो उनका आकार थोड़ा मोटा होना चाहिए। एक्सेप्शन हो सकता है कि शर्मा अंकल आपके मोहल्ले में थोड़े पतले हुए, ठीक है। उस शर्मा अंकल को देखते से ऐसे सिद्म कुष्ठ, ए से ए अरुणशक, आर से क्या बोले रक्षा, एम से बोलेंगे महाकुष्ठ, और ए से हो जाएगा एक कुष्ठ। तो शर्मा अंकल अब हमें दिखे तो हमारे आचार्य सुश्रुत अनुसार क्षुद्र कुष्ठ के पूरे पांचों नाम शर्मा अंकल हमारे हेल्प कर देंगे। ठीक है, अब परिसर्प, परिसर्प सिर्फ एक है, परिसर्प वहां हमने क्या पढ़ा था, अरुण अकेला पढ़ा था, यहाँ परिसर्प अकेला पढ़ रहे हैं, बात इज वेरी अकेला। ठीक है, और बाकी जितने बचे कौन कौन से बच रहे हैं हमारे, जो हमारे बच रहे हैं दैट इज चर्मदल, विसर्प, विचर्चिका, किटिब एंड पामा। मैं देखो इसमें थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सीपी की बीबी बोलती थी मैं इसको, है ना, कि शर्मा अंकल है ना, फिर उसके बाद सीपी की बीवी। ठीक है, समझना है ना चीजों को हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा नाम हो गए हैं तो आचार्य, दो आचार्य हो गए, एक एक ही हमको याद रखना रहता तो थोड़ा इजी पड़ जाता, लेकिन अगर दो आचार्य हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों में अगर दो डोमिनेंस पूछी, तो हम एक तो सीक्वेंस से याद रख लिया, चरक इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, हम बोल बोल के याद रख लेंगे नाम को। लेकिन सुश्रुत में हम ट्रिक रखेंगे, दोनों में ट्रिक कभी मत यूज करना। देखो इससे क्या हो जाएगा, आपकी इसकी ट्रिक उसमें, उसकी ट्रिक इसमें चली जाएगी। शर्मा अंकल है, शर्मा अंकल मोटे हैं, दैट इज कफज की ट्रिक। सीपी की बीवी, अब देखो यहाँ पे क्या है, सी से है चर्मदल, पी से क्या हो जाएगा पामा, की से हो जाएगा किटिब, बी से हो जाएगा विसर्प, और वी से ही हो जाएगा विचर्चिका। तो सीपी की बीबी है हमारी पित्तज, और वातज तो अलग ही हो गया, परिसर्प वातज हो गया। क्या डिफिकल्ट लगा आपको बताओ अभी तक जो हमने पढ़ा है? एक और बात, इसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक जो भी हमने कुष्ठ के रिस्पेक्टिव में पढ़ा। नंबर हमें पता है 7, 11, 18 और असंख्य। ठीक है, फिर उसके बाद किस आचार्य ने किस कुष्ठ को कहा माना, सिद्म की बात हमने कर ली थी। ठीक है, आचार्य यहाँ देखो क्या लिखा है कि सुश्रुत ने चरक उक्त मंडल कुष्ठ और सिद्म कुष्ठ को क्षुद्र कुष्ठ माना है, और द्रदु को अरुण कुष्ठ को महाकुष्ठ माना है। तो अरुण हमने कहाँ पढ़ा था बताओ, अभी हमने यहाँ ये देखो अरुण पढ़ा था, क्लियर हो गया ये पॉइंट, हमने फिर से रिवाइज कर लिया। द्रदु को महाकुष्ठ की संज्ञा दी, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्किप कर दिया था। कपाल उदुम्बर मंडल ऋषि पुंडरिक सिद्म और काकड़क, मेरे साथ बोलो, कपाल उदुम्बर मंडल ऋषि पुंडरिक सिद्म और काकड़क। ठीक है, पहले हमेशा चरक का पढ़ेंगे। ठीक है, अब चरक के जैसे हमने ये नाम बोले, कपाल उदुम्बर, कपाल उदुम्बर मंडल ऋषि पुंडरीक सिद्म और काकड़क, वैसे ही हमें एक कुछ चर्मकुश टिप विपादिका अलसक, देखो नाम याद रखना सबसे, देखो नंबर याद होना चाहिए, उसके बाद नाम याद होना चाहिए, तभी तो हम कोई चीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो एक कुष्ठ, चर्मकुष्ठ, किटिब, विपादिका, अलसक, दृदु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, सतारू। देखो अगर आपको पहले से याद है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा पढ़ते जाना, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। मतलब ये जो वर्ड्स है ना, उसको हमारे में टंग के फेवरेबल बनाना है, इसलिए कोशिश ये करना है कि बोलने की कोशिश करना है हमें। अगर हमने बार बार इसको पढ़ लिया, आपने अभी पढ़ा है, बहुत सालों पहले पढ़ा था, अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं है, बस टंग को फेवरेबल बनाना है उसके लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक क्लियर है, शर्मा अंकल कौन से हैं, सीपी की बीवी क्या है। अब उसको कौन से कुष्ठ को असाध्य की संज्ञा दी है, तो आचार्य चरक हमारे काकड़क कुष्ठ को असाध्य बोलते हैं, और आचार्य हमारे सुश्रुत पुंडरीक, काकड़क और आदि बल प्रवृत्त कुष्ठ को, जो कि है असाध्य की संज्ञा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्नेह की मात्रा। स्नेह अध्याय हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 13।
ठीक है, पहले तो रेफरेंस भी याद हो जाए। रेफरेंस याद होने से क्या होता है, देखो मैं रेफरेंस इसलिए बताती हूँ, मैं ये नहीं बता इसलिए कि अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको वो चैप्टर याद आना चाहिए कि हाँ मैंने कौन कौन सी चीजें वहां पर पढ़ी थी और क्या क्या इंडिकेशंस थे। तो इससे क्या होता है, एक लिंक जनरेट होती, कोई भी चीज हम नई नहीं पढ़ रहे कि हाँ भाई हमने ये चीज पुरानी पढ़ चुकी है। वहां पर अब क्या बोल रहे हैं आचार्य चरक कि उसकी 3 मात्रा बता रहे, प्रधान या उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा। अब उन्होंने कैसे उसको डिफरेंशिएट किया है, जो दिन और रात में पच जाए, मतलब पूरा दिन ले, दिन व रात में पच जाए, दैट इज आर प्रधान मात्रा, और जो सिर्फ दिन ही दिन में पच जाए दैट इज मध्यम, और जो आधे दिन में पच जाए। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि ये हमारी क्लॉक है, ठीक है, ये कैसी है, 12 घंटे की क्लॉक बनती है हमारी, ठीक है, और ये रेलवे क्लॉक ले लो तो 24 घंटे की है, ठीक है, तो हम 2 बार करेंगे। अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कि अगर किसी का जो खाया हुआ स्नेह है वो पूरे दिन अर्थात 24 घंटे, जो हमारे 12 घंटे दिन के और 12 घंटे शाम के हैं उसमें पचन हुआ, तो वो हमारा हो जाएगा प्रधान। और जो सिर्फ हमारा एक, मतलब सिर्फ दिन के 12 घंटे या रात के 12 घंटे, टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करना है हमको, उसमें हुआ तो वो हो जाएगा हमारा मध्यम। और जो हमारा सिर्फ और सिर्फ इस क्लॉक का इतना पोर्शन कवर करेगा, अर्थात दिन का आधा पार्ट कवर करेगा, वो होती है हमारी ह्रास्व मात्रा। ये आचार्य चरक बोल रहे हैं, आचार्य सुश्रुत हम प्रहर में पढ़ेंगे, इसलिए पहले मैंने आपको क्लॉक इमेजिन कराई क्योंकि वहां दिन का बोला गया है, और फिर हम प्रहर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक आचार्य सुश्रुत का पॉइंट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इतना रिस्पेक्टिव में पॉइंट चीज नहीं बोली जितनी आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, चरक बोलते हैं। यहाँ पर देखो इसका ये पॉइंट आता है, मैंने आपको जब चरक सूत्र स्थान में भी ये चीज बोली थी कि प्रधान मात्रा यहाँ शमनार्थ बोल रहे हैं और मध्यम मात्रा यहाँ शोधनार्थ बोल रहे हैं। तो ये आप सोच की समझ से आपका विपर्य हो जाता है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, और आचार्य वाग्भट जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वही बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। फिर से रिपीट करूं तो प्रधान मात्रा क्या होती है, जो दिन व रात में पच जाए। अब क्लॉक याद रहेगी, ठीक है, शमनार्थ बोला है, और कौन कौन से रोगों में यूज करेंगे ये याद रखो, गुल्म, सर्प, गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच्छ, इन रोगों में आप क्या यूज करेंगे। ये देखो सारे रोग जो दिख रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है क्या कि ऐसे ही रोग है, मतलब नॉर्मल रोग है, नहीं लग रहा ना, ऐसा लग रहा है क्रोनिक रोग है, ठीक है। गुल्म को तो हम क्रोनिक मानते हैं। सर्पदंश हो गया, सर्पदंश हमारे यहाँ सबसे, अगर लोग डरते हैं सबसे ज्यादा किसी एनिमल से तो वो सर्प होता है ना। और विसर्प, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद एक एग्रेसिव स्टेज में चली जाती है ना। और हमारा मूत्रकृच्छ, रोगों को पहले समझो कि क्या रोग जो है वो हमारी क्रोनिक स्टेज वाले हैं, तो यस, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच्छ, गुल्म, ये सारे हमारे क्रोनिक स्टेज की व्याधियां हैं। फिर उसके बाद चलते हैं मध्यम मात्रा में। तो मध्यम मात्रा क्लियर कौन सी होती है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि शोधन के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मंद विभ्रंशः, बहुत पुराना क्वेश्चन था देखो, कि म से मध्यम मात्रा याद रख लो, म से मंद विभ्रंशा याद रख लो। ऐसा पूछा जाता था कि मंद विभ्रंशा मात्रा कौन सी है, तो मध्यम मात्रा है। क्लियर है, म से मध्यम मंद विभ्रंश और म से मध्यम मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने मेन व्याधियां पढ़ ली। गुल्म कहाँ आता है, सर्पदंश कौन से आती है, विसर्प, उन्माद, ठीक है। और जब भी ये व्याधियां पढ़ोगे ना, उस पर थोड़ा जोर देके पढ़ना कि गुल्म, सर्पदंश, देखो तुम लोगों को मजाक में लग रहा होगा ये, लेकिन जब जैसा हम अपने ब्रेन को इंडिकेट करते हैं जिस चीज को करने के लिए कि हाँ ये चीज डेंजरस है, तो जब भी वो व्याधि आती है तो हमें थोड़ा डेंजरस जैसा लगेगा, मूत्रकृच्छ लगेगा, हाँ वो डेंजरस व्याधि है, उसमें प्रधान मात्रा यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, इसको एक उससे समझना है हमको कि जो भी स्किन डिसऑर्डर है, यहाँ देखो एक इमेजिन करो, पहले इसमें मेन व्याधि कौन सी है, कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त। उसके बाद जो कंडू, पीड़िका, स्फोट, अरुंशक, पामा, पामा देखो इसी का व्याधि है। तो मेन 3 बीमारी है हमारी, दैट इज कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त। कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त, ठीक है। जिसके टाइप्स, अब यहाँ पर एक बार टाइप्स, अब भी हमने प्रमेय पढ़ा था, अब भी कुष्ठ पढ़ा था, इसके टाइप्स बता दो, और वातरक्त के टाइप्स भी बताओ। वातरक्त किस आचार्य ने उसको
गंभीर और उत्तान माना है, ये वाला डिफरेंशिएट पॉइंटर बताओ आप मुझे। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो याद आना चाहिए। ठीक है, अब ह्रास्व मात्रा पे चलते हैं। ह्रास्व मात्रा कब बचती है, इसका आंसर आप मुझे दोगे। अब इसमें ये देखो कौन सी व्याधि है, ज्वर हमें आता ही रहता है, कभी भी किसी को फीवर आ जाता है लोग पैरासिटामोल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल व्याधि को कंसिडर करना है। डायरिया बेसर होता है, हर कोई ऑफिस में ये बहाना बना देता है आज लूज मोशन लग गए तो अतिसार हो गया। खांसता पीसता इंसान उल्टा चलता है। क्या ये व्याधियां इतनी क्रोनिक है कि बच्चा उसके लिए एक पूरा ट्रीटमेंट या पंचकर्म कराता है? नहीं कराता है। ठीक है, वैसे तो हमारे में पूरा वर्णन है, लेकिन हमें ऐसे याद रखना प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाना है। क्या हमें कास्ट का पेशेंट मिलता है, कास्ट में जो कराएंगे तो क्या हमें प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि, अवर शुद्धि किस में जाएंगे? ऑब्वियसली ह्रास्व मात्रा पे जाएंगे हम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ज्वर, अतिसार, नहीं तो ऐसे इमेजिन करो जैसे कि एक पेशेंट है वो वोमिट कर रहा है और यहाँ ज्वर का मीटर है और यहाँ अतिसार कर रहा है। ऊपर से कास आ रहा है, नीचे से अतिसार आ रहा है और उसको बुखार है। मेनली तो आप कॉन्सेप्ट बेसिस याद रखो कि हमारी सर्पदंश व्याधि कैसी थी, हमारी विभ्रंश व्याधि कैसी थी, कुष्ठ स्किन डिजीज, ठीक है, बीच वाली है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आचार्य सुश्रुत का है। सुश्रुत में है ना, आचार्य सुश्रुत जी ने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हम समझते हैं। पहले वर्ड देख लो, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ लिखा है चतुर्थ भाग गते, मतलब सिर्फ ये क्लॉक का, हमारी जो क्लॉक है उसका चतुर्थ भाग, दिस इज द चतुर्थ भाग, एक प्रहर में पचने वाली है। मतलब कि उन्होंने बोल दिया कि पहले तो सिर्फ उतना टाइम ड्यूरेशन उन्होंने लिया है जो चतुर्थ भाग अर्थात एक प्रहर में। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी? ऐसी चीजें हैं अग्निदीपन के लिए या अल्प दोषों के लिए। अग्निदीपन इज वेरी स्मॉल चीज और अल्प दोषों के लिए हम छोटा ड्यूरेशन लेंगे, छोटी मात्रा लेंगे, 3 घंटे लेंगे हमारी। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं आचार्य? आचार्य बोल रहे हैं कि अर्धकोशो दिवस, मतलब हमारा अर्धकोश, ये हमारा अर्धकोश था, अभी तक यहाँ तक पहुंचे थे, अब हम पहुंच गए यहाँ तक, तो 6 घंटे हमारे ये हो गए 6 घंटे। उसमें कौन सी है? वृश्य, वृहण व मध्य दोषों के लिए। जब ये अल्प दोषों के लिए है, अल्टीमेटली जो सेकंड स्टेज हो जाएगी वो मध्य दोषों के लिए हो जाएगी, और जो थर्ड स्टेज है वो अधिक दोषों के लिए हो जाती है। यहाँ हमने अग्नि दीपन पढ़ा, वहां पर हम पढ़ेंगे वृष और वृहण, वी वी। पहले पढ़ा हमने अग्नि दीपन अल्प, और फिर पढ़ा वी वी, वृष और वृहण। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ भाग अवशेष। अब उनने बोला कि जो हमारी क्लॉक है उसमें सिर्फ चतुर्थ भाग अवशेष रह गया है। पढ़ते समय ध्यान देना कि चतुर्थ भाग गते बोला है कि चतुर्थ भाग अवशेषे बोला है। ठीक है, चतुर्थ भाग देख के फर्स्ट से नहीं क्लिक कर देना है हमें। ठीक है, उसके बाद वहां क्या बोल रहे हैं? मध्य 9 घंटे, तो स्निग्ध कारक और अधिक दोष वाली। अब जो पूरा घड़ी का संपूर्ण घंटे का पूर्ण इस्तेमाल, ठीक है, ये हो जाएगा 12 आवर्स। 12 आवर्स में ग्लानि, मूर्छा, मद को छोड़कर सभी रोगों में हितकर, अर्थात कहाँ कहाँ नहीं देना है। ठीक है, ग्लानि जो इसको हो रही है, क्या वो 12 घंटे का स्नेहन का भार सहन कर पाएगा? क्या मूर्छा मद से और ग्रस्त पेशेंट, ऑलरेडी उसकी कंडीशन ऐसी रहती है कि वो डल 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 डला रहता है कहीं भी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ नहीं देना है, बाकी सभी रोगों में ये हितकर मात्रा है। बार मतलब एक क्रोनिक स्टेज होगी ना, तभी तो इसकी होगी, इसलिए वो पहला वाला जो हमने पढ़ा था क्रोनिक स्टेज वाला। डिफरेंशिएट पॉइंट यहाँ पर आता है। अब यहाँ परिणते हानि लिखा है, हानि मतलब कि पूरा 24 घंटे की साइकिल जो हमारी हो जा रही है, 24 घंटे की साइकिल हमने वहां भी पढ़ी थी, वहां हमने डेंजरस डेंजरस हमारी व्याधि थी। कौन सी व्याधियां कॉमन है और कौन सी व्याधि? देखो, विष यानी सर्पदंश, उन्माद वहां भी था। ठीक है, यहाँ ग्रह, उन्माद के साथ एक फैमिली, भाई भाई आ जाएंगे, उन्माद अपस्माद, ग्रह व्याधि एक्स्ट्रा है। और कुष्ठ को हमने कहाँ पढ़ा था? कुष्ठ को हमने मध्य में पढ़ा था। तो हाईलाइट करने वाला पॉइंट ये है कि हमने आचार्य चरक अनुसार कुष्ठ को किस मात्रा में लिया है और आचार्य सुश्रुत अनुसार किसके मात्रा में लिया। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कुष्ठ व्याधि में आचार्य चरक मानते हैं कि स्नेहन हमें कितने अंतराल में कराना चाहिए। तो उसका आंसर क्या आएगा? 12 आवर्स आएगा। और अगर सुश्रुत का बात आई तो 24 आवर्स आएगा।
ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। इस तरीके से आज हमने पेज नंबर 18 करा। 19 और 20 के बाद हम फर्स्ट रिवीजन साइकिल देखने वाले हैं 11 पेज से 20 पेज की। उसको अच्छे से पढ़ना, जब तक पढ़ते रहो सारी चीजें अच्छे से पढ़ते रहो। चरक सुश्रुत और वाग्भट को भी पैरेलल लेने की कोशिश करो कि मेजर पोर्शन अगर चरक सुश्रुत का हो जाता है देन वाग्भट स्टार्ट कर दो। उससे क्या हो जाएगा, वाग्भट में कम मेहनत लगेगी, क्योंकि पॉइंटर्स देखो बनी तो उन दोनों से बीच की है ना, तो सिर्फ कुछ ही कुछ पॉइंटर्स हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जो हम चरक और सुश्रुत का पढ़ चुके हैं। और चरक चिकित्सा स्टार्ट कर दो। चरक चिकित्सा दो तरीके से स्टार्ट मतलब पढ़ाई जाती है। देखो, एक तो चरक चिकित्सा चिकित्सा के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक महत्वपूर्ण वर्ड हो जाता है जो कि चिकित्सा के लिए हो जाता है कि हाँ मैं एक एक अनुपान देखना, हर व्याधि का देखना, लक्षण देखना, और दूसरी चीज हो जाती है क्वेश्चन से। तो चिकित्सा से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, फॉर्मेट भी आता है। पहले चरक सूत्र भी अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम चिकित्सा पे मूव ऑन करेंगे। जब तक गोविंद पारेख के पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो नंबरिंग वाले हैं वो सारी हमारे क्लियर हो जाएंगे। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो बस, और रिवीजन करना मत भूलना। इट विल ओनली मेक स्ट्रेंथ, यही हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा। सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और आयुर्वेदा मेड इजी फॉर यू। थैंक यू सो मच।